नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। आज हम लोग किस किस चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं उस पर नज़र डाल लिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार लगातार इस्तेमाल होंगे। तो इन टर्म्स को अब इस लेक्चर में हम जड़ से ख़त्म करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लेते हैं क्या होता है। आपने बहुत बार ये टर्म्स जाने होंगे, समझे होंगे, एक बार और समझ लिए क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये कंटिन्यूस यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सम इंपोर्टेंट टर्म्स, सम इंपोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म देखिएगा जरा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, जिसको भी पता हो बताइए। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो में रुकावट होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। जो चीज बोली है उसी को लिखवा दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा। क्या कहता है, इट मेजर्स दी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, रुकावट इन दी पाथ ऑफ करंट, इन दी पाथ ऑफ करंट। ठीक है, it is represented by capital R। ठीक है, its unit is ओम या ओम। ठीक है भाई, अगर बात करें R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं, अगेन सेकंड इक्वेशन में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। किसके एरिया की, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसका, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी लेंथ और जो सब्सटेंस है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सब्सटेंस की लेंथ जिसमें आप करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंक्लूड करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमको क्या मिलेगा कि आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लेंथ अपॉन एरिया के। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बच्चा समझ लेता है, कुछ में कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैंने 100 दफा बताया, प्रोपोर्शनलिटी हटाएगी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टिविटी। इसको आगे समझेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अभी रेजिस्टिविटी और बता रहे हैं, फिर एक साथ छाप लिएगा। ठीक है, इधर देखिए सेकंड टर्म, रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, जो हमने पहले ही समझ लिया। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आप कोई भी सब्सटेंस ले लिए, ठीक है, उसका 1 मीटर का टुकड़ा ले लिए लेंथ में, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना, जैसे आपका ये मार्कर है तो ये जो एरिया है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये इसकी लेंथ है। इसी तरीके से आप कोई क्या करिए, सब्सटेंस लीजिए जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, और उसका एरिया से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। तब जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कर दूं, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तब भी जो आंसर आएगा उसको भी रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो इसी चीज को लिख लिए, क्या होता है, इट इज दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस व्हेन क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए भाई, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर, देखिए भाई इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो R का A से मल्टीप्लाई कर दिया, R इंटू A अपॉन L। ठीक है, R की यूनिट क्या थी, ओम।
ओम या फिर क्या बोलते हैं इसे, ओम, या तो सिंबल या फिर ओम वर्ड, ठीक है। एक इसमें मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ इसमें होती है मीटर में। मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गई, ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर। किस तरीके से आई, इस तरीके से आई, ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स हैं जल्दी से लिखिए, फिर हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, जल्दी से छापिए ना। चलिए भाई तीसरा टर्म और देखिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है भाई, कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जैसे लिख देंगे बस, इट इज द इनवर्स ऑफ, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, तो यहां देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, उल्टा है ये, तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, और सीमन, इसे सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो जी किसके बराबर आ गया, 1/r के, ठीक है बात। तो r किसके बराबर था, यहां देखिए रो L/A, तो अपना क्या हो गया, ये बाई रेजिस्टिविटी इंटू L के, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, जल्दी से नोट करिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। चलिए भाई अब इसका फोर्थ टर्म देखते हैं, और ये लास्ट टर्म है आपका इंपोर्टेंट टर्म्स में। फोर्थ क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, जैसे आपका कंडक्टेंस था वैसे आपकी कंडक्टिविटी, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। या फिर क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे कि कंडक्टेंस किसी सब्सटेंस का जब वो 1 मीटर लॉन्ग हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। या फिर सीधे सीधे बोल दो रेजिस्टिविटी का उल्टा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, सिंपल, इट्स यूनिट इज, यूनिट इज क्या होगी वही यूनिट। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी की क्या है, ओम मीटर, तो इसकी क्या होगी, उसका उल्टा, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर क्या बोलेंगे, ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं भाई, यहां देखिए क्या बोलते हैं, सीमन, या फिर क्या होगी, सीमन पर मीटर, ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो के किसके बराबर होगा, 1/रो के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इधर RA/L क्या होता है, रो, तो ये L/RA के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस सिंपल सी चीजें थी आपकी, मैंने समझा दी। ये आपके थोड़े से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसको नोट करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से लिखिएगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर क्या बोलते हैं इसे, आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, सब बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, उससे क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। चलिए लिखते हैं इसी चीज को, द कंडक्टेंस, इसका द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस present in the solution, present in the solution,
क्या कहलाता है? इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। सिंपल है ना डेफिनेशन बच्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। ठीक, अब बच्चा उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस को इफेक्ट होता है। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस। देखिए भाई, पहला फैक्टर, सबसे पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कैसे इफेक्ट होता है, हर एक फैक्टर को बहुत डिटेल में हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, या तो वीक होता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खूबी क्या होती है, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत होता है, पूरा डिसोसिएट वो नहीं हो पाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो वो भी पूरा का पूरा क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब यहां देखिए, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस करता हूं तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। अगर आयंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है किसकी वजह से, आयंस की वजह से। आयंस ही तो ऐसे उठा के इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं, उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट, जितने ज्यादा आयंस होंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि क्या है, अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस देन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस इज मोर। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस विल बी मोर, ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि क्या है, मतलब कि अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, पहले तो स्ट्रॉन्ग लिया, अगर वीक लिया तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कम होगा, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस पॉइंट को लेके उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात तरफ चलते हैं, जल्दी से समझ लिए, फिर सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट था, हमने सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करी, अब हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। जो अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पोलर, और जैसा कि हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल जो होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा आयंस बनाएंगे, ज्यादा आयोनाइज होगा वो, और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो सेम बात की नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजेस मोर in polar solvent than non-polar solvent। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो आयन ज्यादा बनेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। वहीं अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसके में आयंस कम बनेंगे, आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा फैक्टर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। हाइड्रेशन पानी के केस में या सॉल्वेशन किसी भी सॉल्वेंट के केस में, सॉल्वेशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हाइड्रेशन या सॉल्वेशन समझिए। पहले हाइड्रेशन समझ लिए,
सॉल्यूशन क्या है, बस पानी की जगह कोई दूसरा सॉल्यूशन कर दिया। जैसे हाइड्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने NaCl को पानी में डाला, Na क्या होता है पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होता है, इतना तो आप सबको पता होगा। तो पानी क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, ऑक्सीजन क्या है स्लाइटली नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है स्लाइटली पॉजिटिव है, कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये अपना नेगेटिव वाला पार्ट जो होता है किसकी तरफ कर देगा, पॉजिटिव पार्ट की तरफ, क्योंकि Na क्या है पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इसकी चारों तरफ ये घेरा सा बना लेते हैं, देखिए वही। ठीक है, जितना छोटा साइज और जितना ज्यादा चार्ज उतने ही नंबर ऑफ घेरास बढ़ जाएंगे। यानी कि क्या है, जैसे अभी एक घेरा बना है, अब इसका साइज छोटा है, Li का और छोटा है, तो जितना छोटा साइज होता जाएगा चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी और उतने ज्यादा घेरे बन जाएंगे। यानी कि इस पे एक और घेरा होगा इस तरीके से। ठीक है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन हो रहा है ये इसका Na का। इसी तरीके से घेरा बना लिया और जैसे यहां भी बना दिया। अब Cl की तरफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट था, तो ये Na की तरफ आया, जबकि हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव। अब Cl क्या है नेगेटिव है, तो इधर हाइड्रोजन की साइड से आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस पे घेरा बन जाएगा इसका भी। और नंबर ऑफ घेरास किस पर डिपेंड करते हैं कि साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, उस इस पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ घेरास डिपेंड करते हैं। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साइज। ठीक है, तो हम एक बहुत सीधी सी बात समझ गए कि अगर साइज छोटा होगा तो उसका हाइड्रेटेड साइज, यानी कि ये जो पूरा गोला है, गोले 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 गोले, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडिया या हाइड्रेटेड साइज, वो क्या होगा, उतना बड़ा होगा। वो जितना बड़ा होगा वो उतनी मुश्किल से चल पाएगा। क्यों, ये समझिएगा। देखिए, अगर आप किसी पतले आदमी को क्या करें, उस पर 5-6 लोग और लाद दें, फिर वो जब चलेगा तो बहुत मुश्किल से चल पाएगा। जबकि एक मोटा आदमी है, मोटा तगड़ा, पहली बात तो उस पर लोग लदेंगे भी नहीं, क्योंकि वो क्या है, मोटा तगड़ा है। अब वो एज कम्पेयर टू पतले आदमी जो 5-6 लोगों को साथ में लेके चल रहा है, उससे तेज चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चा जितना छोटा साइज उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतना बड़ा हाइड्रेटेड साइज, जितना ज्यादा हाइड्रेटेड साइज उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम। देखिए, हाइड्रेटेड साइज अगर बड़ा होगा तो आयनिक मोबिलिटी उसकी कम होगी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयंस की चलने की टेंडेंसी। अब ये समझिए कि एक आयन ये है, दूसरा आयन ये है, या एक आयन Na है और दूसरा आयन क्या है, इसी का कैल्शियम ले लिए। ठीक है, इसी ग्रुप का सबसे लास्ट वाला, तो उसमें Na क्या है, छोटा साइज है, बहुत सारे लोग साथ में जुड़ जाएंगे, जबकि कैल्शियम अकेला चलेगा। तो कैल्शियम की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Na। तो जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा उसका आयनिक कंडक्टेंस भी ज्यादा, जिसकी आयनिक मोबिलिटी कम उसका आयनिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। बात चलिए भाई फोर्थ फैक्टर क्या है, विस्कोसिटी। बहुत सिंपल सी बात, अगर विस्कोसिटी किसी सॉल्वेंट की, विस्कोसिटी किसकी, ऑफ सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आयनिक मोबिलिटी कम होगी और आयनिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसकी समझ में बात नहीं आई वो बहुत सिंपली है, चलेंगे तो तेज चलेंगे, पानी में चलेंगे तो धीरे चलेंगे, और अगर दलदल में चलेंगे तो और स्लो चलेंगे, यानी कि विस्कोसिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर आप चलेंगे धीरे तो क्या करेंगे, कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं आप, उसको भी धीरे लेके पहुंचेंगे। इसी तरीके से आपका क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ये कोई
मेटल के कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की तरह नहीं है कि एक ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे आयंस खुद लेकर जा रहे हैं, दैट इज वाई क्या होता है आपका आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए अब क्या है। फिफ्थ पॉइंट देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत सिंपली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आयंस क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सा बहुत टॉपिक आपका ये। आपसे 2-3 ही पूछेगा, मैंने 5 एक और बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो अलग से पूछ सकता है। क्या है डाइल्यूजन का क्या फर्क पड़ता है। डाइल्यूजन का, डाइल्यूजन को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा जरा। अगर मैं डाइल्यूजन बढ़ाता हूं, यानी कि सॉल्वेंट या क्या करते हैं हम पानी बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन में डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो उससे क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ेगा जो ऊपर हुआ था तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हुए तो क्या होगा बच्चा, आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। पहली चीज, ठीक है। चलिए अब केस देख लेते हैं। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तब क्या होगा भाई, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, आयनिक कंडक्टेंस। तो देखिए अगर मैंने डाइल्यूजन बढ़ाया, अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो तो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं इनिशियली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको अब कोई लेना देना नहीं है डाइल्यूजन से क्या होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा कि आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, आयनिक इंटरेक्शन इसमें कम हो जाएगा। आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, देखिए अगर 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 आयंस है तो वो क्या है आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, घौच पौच होगा। लेकिन 10 मिलीलीटर की जगह अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन कर दूं तो वो 10 आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे कंडक्ट कर लेंगे। यानी कि क्या होगा, आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस की चलने की जो टेंडेंसी वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, तो आयनिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए भाई आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो आयनिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में क्या हो रहा है, डाइल्यूजन करने पे आयनिक कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।